हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में कमर दर्द से रिलेटेड जो आप लोगों के सवाल हैं वो लूँगी, उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है प्रिया का, जिन्होंने पूछा है कि हेलो मैम, मुझे 1 मंथ से कमर दर्द हो रहा था और फिर एक लेफ्ट वाले पैर में हुआ। तो मैंने एक स्पेशलिस्ट को दिखाया न्यूरो के, और एमआरआई हुई, उसमें L5 स्पाइन प्रॉब्लम आई है, शाटिका। अभी उन्होंने बोला कि आपको 15 डेज का बेड रेस्ट लेना होगा और हो सकता है कि 15 डेज का रेस्ट और उसके बाद भी दें। नहीं ठीक हुआ तो फिर ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और मैम अभी 13 डेज हो गए हैं, दर्द तो नहीं है, थोड़ा चलती भी हूँ, खड़ा भी होती हूँ। तो पहले लेफ्ट पैर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, ना चला जाता था। अब ये बताइए कि मैं बेबी प्लानिंग कर सकती हूँ क्या, बिकॉज अभी मेरी एज 34 हो चुकी है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। जिनको ये तकलीफ अभी अभी हुई है वो इसकी सीरियसनेस को नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अभी जो डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया है उसे सीरियसली फॉलो करिए। बेड रेस्ट बोला है तो बिल्कुल उसे करिए। झुकने, नीचे बैठने, वजन उठाने का तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, ये काम तो बिल्कुल करने ही नहीं है। और जब आप रिकवर कर लेती हैं तब भी कम से कम 6 महीने आपको, मतलब कंप्लीट आप बिल्कुल ठीक हो जाती हैं तो 6 महीने बिल्कुल अपने आप को इन प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, कोई उसमें ढील मत दीजिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम जब हमें लगता है कि ठीक हो रही है तो हम अपने आप ही वो सारे काम जो हम नॉर्मल पहले करते थे इस तकलीफ को होने से, वो हम स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन में ये दर्द फिर से बढ़ता है, और जब ये फिर से बढ़ता है तो फिर वो डॉक्टर फिर आपको सर्जरी ही सजेस्ट करेंगे। तो आपको वो कंडीशन अगर नहीं चाहिए, आपको नहीं जाना है सर्जरी के लिए, तो आपको ये प्रिकॉशंस फॉलो करने ही करने हैं। इसमें कोई चूक मत करिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए। आपने कहा है कि आपको बेबी प्लान करना है तो अब भी बिल्कुल नहीं करना है। 6 महीने तक भी, ठीक होने के बाद भी 6 महीने तक आपको अपना पूरा ख्याल रखना है बिना कोई प्रिकॉशंस में ढील दिए, वो जरूर करिएगा, मेरी यही सलाह है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को जल्दी करना चाहेंगे तो वो तकलीफ वापस आती है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, मुझे मेरे अलावा भी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इस वक्त डॉक्टर को फॉलो करना है जो वो कह रहे हैं, और जो मैं प्रिकॉशंस बताती हूँ, जो लाइफस्टाइल बताती हूँ, प्लीज़ उसे भी आप देखें और उन चीज़ों को फॉलो करें। अपने आप को इसे तकलीफ से उबरने में मदद करें, क्योंकि डिस्क की जो तकलीफ है ना वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन फिर हमारी ही गलतियों से वो दोबारा दर्द आता है और वो बहुत भयानक हो जाता है। तो आप ध्यान जरूर रखिए जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। बाकी प्रिकॉशंस क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। नीचे लिंक आपको वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो मीरा कुमारी का है। इन्होंने लिखा है, मेरी दोनों साइड की नस दब गई है, मुझे भी एडवाइस कीजिए प्लीज़, 2 साल से परेशान हूँ। तो मीरा कुमारी जी, सेम मैं यही कहूँगी कि आपने, अगर इतना टाइम हो गया है और आपको रिलीफ नहीं आना है, तो आई होप कि आपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से पहले कंसल्ट जरूर किया होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तकलीफ क्या है। और अगर नस दबी है, एमआरआई में आपका आया है नस दबा हुआ है, तो अगर आपने एलोपैथिक मेडिसिन ले ली है और आपको लग रहा है कि उससे रिलीफ नहीं है, तो दूसरी एडवाइस मेरी यही होगी कि दूसरी मेडिसिन ट्राई करें, यानी कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या यूनानी मेडिसिन ट्राई करें। और परहेज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस तकलीफ़ में। तो आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बंद करिए, सीढ़ियाँ और टू व्हीलर बिल्कुल बंद करिए, उनका इस्तेमाल बंद करिए। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से बहुत तकलीफ बढ़ती है। और कुछ जो डेली लाइफ के जो मैंने जो प्रिकॉशंस बताए हैं, जो लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करनी पड़ती है, वो चीज़ें देखिए, वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें। आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो करके देखें। और एक मसाज और सिकाई घर पे जो मैंने बताई है, घर पे करनी है, ऑयल घर पे बनाना है, वो सब कुछ वीडियोस में मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक जिनको बहुत ज़्यादा पेन है तो वो आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी का मैंने एक लेप बताया है वीडियो में, पूरा प्रॉपर वीडियो बनाई है,
बनाना और लगाना दोनों, तो उसे भी आप देख लें। उसे रात को लगा के सोना है अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो वो ज़रूर करके देखें। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, पर अदरवाइज़ तो मैंने सब कुछ शेयर कर रखा है। तो आप प्लीज़ वीडियोस को देखिए, उन चीज़ों को करके देखिए, उन काम को जो जो मैंने बताए हैं, जो लाइफस्टाइल चेंज करने हैं वो ज़रूर करके देखें। आपको 15 डेज़ में अगर रिलीफ मिलता है तो फिर आप कंटिन्यू रखिए, या आप किसी अच्छे हड्डी वाले हकीम को जिन्हें आप जानते हैं उनसे आप कंसल्ट करिए, या किसी यूनानी डॉक्टर से आप मेडिसिन ले सकते हो। यूनानी जो मैं बोलती हूँ कि यूनानी मेडिसिन ट्राई करके देखें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, मैं हर वीडियो में करती हूँ। तो आप उन वीडियोस को थोड़ा सा आप देख लें। कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, तो कुछ प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो वहाँ मिल जाएंगी। ब्रजेश कल्याण, इनका मैसेज है। इन्होंने कहा है कि 5 महीने से प्रॉब्लम है, पर मेरे पहले बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन आपके रूल फॉलो किए जिससे मेरे काफ़ी आराम है, बट पेन पूरा नहीं गया है। अभी राइट पैर में कभी कभी होता है। तो देखिए, मैं यही कहती हूँ कि जिनको ये तकलीफ, जिनको अभी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, साल भर के अंदर अंदर जिनको ये दर्द है, तो वो लोग पहले तो वो चलते रहते हैं, वो सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और ऐसे में अगर वो ये प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो उनको बहुत जल्दी आराम भी आ जाना चाहिए। तो अगर आपको उन परहेज को फॉलो करने से आपको इतना रिलीफ है तो यकीनन वो कंप्लीट रिलीफ भी आएगा। आपको हौसला बना के रखना है सबसे बड़ा इसमें। अगर कोई सपोर्ट सिस्टम है तो वो आपका मेंटली जो स्ट्रांग होना है ना, वही इसमें आपको सपोर्ट करता है। तो थोड़ा सा सब्र करें। आप जानते हैं कि ये एक फिजिकल आपकी ऐसी तकलीफ है जिसमें आपको पोस्चर को सीधा रखेंगे तो वो सेट हो जाएगी डिस्क, लेकिन पोस्चर को सीधा रखना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। जब हम अब एक नॉर्मल ज़िंदगी जो हम भाग दौड़ भरी जी रहे थे, कहीं भी बैठ रहे थे, कैसे भी बैठ रहे थे, और एकदम से वो चीज़ हमें बदलनी पड़ती है अपने आप को सीधा रखने के लिए कि रीढ़ की हड्डी का जो गैप है वो फिल हो सके वापस से, जो बीच में जो जगह हमारी डैमेज हुई है। तो वो टास्क सबसे बड़ा है कि हमें लेटने को कहा जाता है तो हमसे लेटा नहीं जाता है। ठीक है, जो लोग इस तकलीफ में हैं वो एग्री करेंगे। कुछ तो मजबूरी में लेट ही गए हैं, जैसे मैं लेट गई थी कि वो उठ ही नहीं सकते हैं, उनके लिए उठना सबसे बड़ा टास्क हो जाता है, खड़े होना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग अभी इस तकलीफ में आए हैं और उनको बोला जाता है कि रेस्ट करो, तो उन्हें लगता है कि अरे नहीं, रेस्ट कौन, रेस्ट घर के काम कौन करेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। ठीक है, तो वो ही टास्क है। वो आपको जितना आप रेस्ट करेंगे, अपने आप के ऊपर, अपनी डिस्क के ऊपर जो जख्म है, जो जहाँ पे डैमेज हुआ है उसके ऊपर वजन आने से रोकेंगे। और वजन उठाने से ही मतलब नहीं है, आपकी अपनी बॉडी का ही ऊपर का जो हिस्सा है वो ही काफ़ी भारी है, तो उसी के वजन को उस डिस्क पे पड़ने से रोकेंगे, तभी तो वो जख्म भरेगा। तो आई होप कि मैं चीज़ें बताती रहती हूँ कि जहाँ तक मैं समझ पाई उस तकलीफ को। और देखिए, ठीक होने वाले जो लोग ठीक हो रहे हैं वो बता के भी जाते हैं अपना कि हाँ भाई अब हम ये कर रहे हैं तो ठीक हो रहे हैं। तो प्लीज़ वो करके देखिए, आपको बेनिफिट नज़र आता है तो उसे करते रहिए, है ना। उसे छोड़ना नहीं है। अपने आप को ठीक रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है। मैं तो यही मानती हूँ कि सेहत, जो अच्छी सेहत है वही सबसे बड़ी दौलत है, वरना दौलत भी काम नहीं आती है। जिसके ऊपर तकलीफ के आप दौलत खर्च कर रहे हो और आराम नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे उसके बारे में। चलिए, करते रहिए ब्रजेश जी, इन रूल्स को फॉलो करते रहिए। और मेडिसिन आप ज़रूर साथ में लें, क्योंकि मेडिसिन की ज़रूरत है। आपकी नसों को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके ब्लड को अच्छा करना है, ताकि उसका फ्लो अच्छा हो और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो, है ना। तो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये करिए, ठीक है। और एक्सरसाइज प्लीज़ वही करिए जिनसे आपको दर्द में रिलीफ आता फील हो रहा। अगर किसी को दर्द बढ़ता है तो मैं नहीं कहती हूँ कि आप वो करो, मैंने नहीं की है एक्सरसाइज, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। मसाज और सिकाई भी करें साथ में, जो घर पे ही आपको ऑयल बनाना है। मसाज का तरीका मैंने हमेशा बताया कि हल्के हाथ से करना है। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल ताकत नहीं लगानी है उस पर। हल्के हाथ से करिए और ऊपर की दिशा में, यानी सिर की तरफ लाना है हाथ को ऐसे, और हटा लेना है फिर नीचे से ऊपर। और पूरा रीढ़ की हड्डी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पे दर्द है उतनी जगह, लंबर की जो जगह होती है ना, L1 से लेके S1 तक, उतनी ही दूरी पे आप मसाज और सिकाई करिए मसाज के तुरंत बाद, ठीक है। अह, ये चंचल कुमारी जी हैं जिन्होंने लिखा है, आप मैम आप लगातार कितना देर तक वॉक कर लेती हैं, रनिंग कर पाती हैं या नहीं। हाँ जी, मैं
मतलब जितना कर सकती हूँ, आधे पौन घंटे 1 घंटा भी मैं वॉक कर लेती हूँ, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और रनिंग भी कर लेती हूँ, मुझे इतनी दिक्कत कुछ ऐसा फ़ील नहीं होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन थकान तो लग ही जाती है। और आप जानते हो कि इस उम्र में तो जो नॉर्मल लेडीज़ होती है ना, आपके आस-पास सब मिल जाएँगी ये बोलते हुए, "अरे! कमर दुख गई ज़्यादा चलने से या फिर ज़्यादा काम करने से।" तो हम लोग तो इस प्रॉब्लम से जूझे हैं, तो थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा थकान करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको चाहिए उतनी आप कर सकते हो, है ना? लेकिन ठीक होने के बाद। मेरी बात कर रहे हैं तो मैं कर सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर मैं इतना भी नहीं करती कि मैं नॉन स्टॉप चली ही जाऊँ, क्या ज़रूरत है ना? एक और चीज़ इन्होंने पूछी है कि क्या ठंडी में आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होता है या होता है? जी नहीं, ऊपर वाले का करम है कि मुझे ठंडी, गर्मी, सर्दी, बरसात ऐसा कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। लेकिन जिस वक़्त बहुत दर्द था, उस वक़्त सर्दियाँ काटनी बहुत भारी पड़ती थी मुझे, ठीक है? तो सर्दियों में पेन बहुत बढ़ जाता था और जो मेरे पैर हैं, वो बहुत सुन्न हो जाते थे, मतलब उसमें गर्माहट नहीं आती थी, दिन में ख़ासकर। तो उसके लिए मैं गर्म पानी की जो हॉट वाटर बॉटल होती है ना, वो भर के पैरों के तलवों पे रखती थी, ताकि मेरे पैरों में गर्माहट रहे। मेरा ब्लड फ्लो मेरे ख्याल से बहुत कम हो जाता था, तो इसलिए सुन ही रहते थे पैर। ठीक है। अ, ये शहाना परवीन का मैसेज है। इन्होंने पूछा है कि शबाना जी, टीबी होने पर तो फीवर सा रहता है, क्या बिना फीवर के भी बोन्स की टीबी हो सकती है? क्या प्लीज़ बताइए। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो टीबी होने से फीवर हमेशा नहीं होता है, शो नहीं करता है। मेरे ख्याल से तो जो मैंने जिनका सुना था कि उनकी रीढ़ की हड्डी में टीबी थी और वो बैंड हो गई थी, वो सीधे ऐसे खड़े रहते हैं ना, ऐसे ना होके वो झुकी झुकी चलने लगी थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल ऐसे झुक के चलने लगी थी। तब उनके घर वाले उन्हें लेके गए और उनका लकीली उन्हें पता चल गया कि ये टीबी है और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया और वो लड़की बिल्कुल अच्छी हो गई और ज़्यादा एज भी नहीं थी, 16-17 के करीब शायद एज थी उसकी। तो वो और उसमें फ़ीवर, मुझे नहीं पता कि फ़ीवर था या नहीं था, मेरे ख़्याल से तो फ़ीवर नहीं नज़र आता था, अगर होता भी होगा तो वो तो नॉर्मली हो भी जाता है लोगों को, थोड़ा बहुत तो वैसे। पर जो रीढ़ की हड्डी की टीबी है, उसका सिम्पटम्स है कि एक तो आपको पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन, कुछ लोग हैं जो जिनको टीबी है और वो बताते हैं कि उनको बहुत भयानक दर्द है, पर किसी किसी को दर्द नहीं होता है, वो सिर्फ बैंड हो जाते हैं, झुक जाती है उनकी कमर वहाँ से। तो उसे आपको, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें, क्योंकि वही आपको बता पाएंगे सही तरीके से कि आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम क्या है ना? तो आप वो वहाँ दिखा लेना चाहिए। किसी को गांठ भी होती है, ठीक है? तो प्रॉब्लम अलग अलग हैं, जरूरी नहीं है कि स्लिप डिस्क की वजह से हो, तो वो आपको डॉक्टर ही बता पाएगा। फिर आपने पूछा है कि मेरा भी 12 साल पहले पेट की टीबी का ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद मैंने कंसीव किया, एक फीमेल बेबी है, उसके बाद मैंने कंसीव नहीं किया, बट जब भी कमर में पेन रहता था, अब हालत ऐसी है। मैंने आगरा, सॉरी, अच्छा, इन्होंने कहा है कि वहाँ इलाज किया था और 4 इंजेक्शन भी लिए रीढ़ की हड्डी में। अब कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट भी लिया है, उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ है। ज़्यादा तकलीफ़ है, न्यूरो को भी बहुत इलाज किया। मुझे L4 L5 S1 सेक्रम इलाइटिक कुछ लिखा है इन्होंने की प्रॉब्लम है। मैं टीचिंग जॉब में हूँ और 1 घंटा खड़े होने, ज़्यादा देर बैठने पर, उठने पर कूल्हे में चुभन वाला दर्द असहनीय होता है, प्लीज़ बताएं। और ठीक है, देखिए, मैं जहाँ तक समझी हूँ इस तकलीफ़ को, एक तो लगातार खड़ा होना, लगातार बैठना, दोनों ही इस तकलीफ़ को बढ़ाते हैं। और आप तो जॉब कर रही हैं, तो जितना हो सके बीच बीच में रेस्ट ले लें। और इस तकलीफ़ को अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो कुछ चीज़ों पे आपको काम करना ही पड़ेगा, मतलब आपको कुछ काम अवॉइड करने ही पड़ेंगे। तो जब आप बाकी के सारे चीज़ कर रहे हैं ना, देखिए, एक एक ऐसा है कि आपको ये तकलीफ़ हो गई है जो फिज़िकली आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा इसमें। तो आप हर काम के ऊपर हाथ पैर ना मारें कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी काम कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। आप एक जॉब कर रही हैं और आप घर का एक आध जो आपको लगता है कि ये काम मेरे बिना नहीं चल सकता, वो काम करिए। अदरवाइज़ हेल्प लीजिए किसी की। मैं नहीं कहती हूँ कि आपको मतलब लोड लेना चाहिए,
भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब कर रही, जहाँ तक मुझे लगता है, तो बाकी तो आपको पता ही है कि आप ट्रीटमेंट करवा के बैठे हैं, आप इतना टाइम हो गया आपको। ये तकलीफ़ को अगर अपने हाथ में रखना है कि मतलब आपको ये दोबारा ना हो, तो झुकना, वज़न उठाना और नीचे बैठना तो अवॉइड ही करिए। और उसके अलावा अपने आप को जो जो चीज़ें, जो एक्सरसाइज से आपको रिलीफ मिलता है वो एक्सरसाइज करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है। और वज़न मत बढ़ने दीजिए। और जहाँ तक आपकी जॉब का जो वाक़या है, मैंने बता दिया आपको कि लगातार बैठना और लगातार खड़े होना दोनों ही इस तकलीफ़ को आपको एकदम फ़ील हो जाएगा। जो आपने कहा है ना, सेम वही है। आप लगातार ना बैठें, 25 मिनट हो गए हैं तो आप उठ के थोड़ा वॉक कर लें, या फिर आप एक कॉकिक्स कुशन का ज़रूर यूज़ करें जब आप बैठते हो। ये आप अपने लिए कंपलसरी रखिए। आपको पता है कि ये तकलीफ़ फिर से वापस आती है और दर्द होता है अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो कॉकिक्स कुशन रखिए। और अगर आपको बीच में अगर मतलब बैठे बैठे ज़्यादा टाइम हो गया तो खड़े होके थोड़ा चलें, या फिर अगर लेटने का मौका है कहीं पे तो वहाँ पे लेट जाएं। या फिर आप खड़े होके पढ़ा रहे हैं और आप लगातार आप 1 घंटे पढ़ाएंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, तो बीच में आप रेस्ट लें, थोड़ा सा रोकें, बैठ जाएं थोड़ा सा, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करें। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं तो यही मान के चलती हूँ कि इन चीज़ों को करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं इस तकलीफ़ को पीछे छोड़ के, मतलब इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, ये टेंशन नहीं है कोई, ठीक है, हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसे डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपना तो बताती हूँ, पर लोगों का भी मैं इसीलिए एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि दूसरों को थोड़ा आइडिया आए कि देखिए ये भी तो कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी लोग हैं जो आर्मी में भी हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं अपनी, आर्मी की तो बहुत टफ जॉब है, पुलिस में है, वो लोग भी कर रहे हैं। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस बीच बीच में रेस्ट लेना है और वो लेते रहिए। और अपना बाकी अगर कोई चीज़ आपको पर्सनली मुझसे पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं बात करके ही बता पाऊँगी। अभी कमेंट में मैं सिर्फ आपके कमेंट इसलिए लेती हूँ क्योंकि कमेंट में ना एक कितना बड़ा आंसर लिख पाएगा, इतना वक्त भी नहीं होता है। तो मैं इसीलिए आपको यहाँ पे जो भी मुझे लगता है मैं आपको एडवाइस करती हूँ। पर आपको अगर कुछ और पूछना है, कुछ पर्सनली पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। एक बेनजीर कुरैशी का एक सवाल है, इन्होंने पूछा है कि डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से जो टेल बोन का एरिया होता है उसके आसपास वाला जो भी एरिया है वहाँ पर भी दर्द और प्रेशर सा फील होता है। ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और जब मैं खड़ी होकर रोटी बनाती हूँ, रोटी भी काफ़ी सारी बनानी पड़ती हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली है, तो क्या करें। तो ये चीज़ मैंने बताई है कि जिनको टेल बोन में पेन आता है या टेल बोन के आसपास पेन आता है तो वो होता है स्लिप डिस्क की वजह से। और मुझे ये L5S1 में जब हुआ था, मतलब L4 L5 में तो था ही, L5S1 में भी हुआ, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी टेल बोन की। और वहाँ जो टेल बोन के आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे प्रेशर सा फील होता है। आप उसे टच करके या महसूस करने की कोशिश ना करें। आप उस दर्द को जो फील करेंगे ना, आप जितना आप वहाँ पे ध्यान देंगे वो उतना ही प्रॉब्लम आपको बढ़ते जाएगी, तो उसे अवॉइड करिए। और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपकी जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में आप जो नॉर्मल जो आप अब तक काम कर रही थी उसमें से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सारा लोड ना लें। एक बार आटा भिगो के छोड़ दें, वो नरम हो जाएगा, उसके बाद आप रोटी बनाएं। और अगर बहुत ज़्यादा रोटियां बनानी पड़ती हैं तो बीच में आप रुक जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें, उसके बाद बनाएं, या फिर आप किसी और की हेल्प लें, ठीक है। तो अपने ऊपर ज़्यादा लोड नहीं लेना है क्योंकि इस तकलीफ़ में रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ हर कोई नहीं समझता है, खासकर लेडीज़ के बारे में जो ससुराल में है। तो ऐसे में सपोर्ट सिस्टम सबके साथ नहीं होता है, तो ऐसे में आपको बात तो करनी पड़ेगी और समझाना ही पड़ेगा। अगर कोई नहीं समझता है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करवा के समझाएं कि हाँ ये तकलीफ़ कितनी सीरियस है। कुछ लोग इसे सोचते हैं कि ये जेनेटिक है। सॉरी, ये जेनेटिक बिल्कुल नहीं है। ये तकलीफ़ किसी को भी हो सकती है, बच्चे से बड़े बूढ़े तक को हो सकती है, लेडीज़ लड़की बच्चे सबको हो सकती है। तो ये जेनेटिक नहीं है। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि ये जेनेटिक है, तो ऐसा नहीं है। ये तकलीफ़ लोगों के कमेंट पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा। किसी को तो ये सिर्फ सिलेंडर उठाने से, जो सिलेंडर भरा हुआ होता है उसको उठाने से हो गई है, ठीक है, तो वो मजबूत इंसान है तो उनको हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक वक्त की बात है, क्या पता किस चीज़ की कमी हो जाती है। आपको पता है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताती हूँ कि ये जो नसों के जो जो प्रॉब्लम आती हैं वो सारी तब आती हैं जब
हमारे ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है। तो गैस की जो तकलीफ है वो हमें वैसे दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो गैस है वो गैस एसिडिटी वो कैसे चेंज करता है हमारी बॉडी का जो पूरा है ना वात पित्त कफ पूरा बिगाड़ देता है, और तब ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब एक ही परिवार में हो सकता है कि दो जनों को ये प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो सेम खाना खा रहे हैं, सेम उनका उठना बैठना है, तो हो सकता है, लेकिन ये जेनेटिक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सचिन जी का एक क्वेश्चन है कि मेरा ठीक हुआ लेकिन फिर कमर दर्द हो रहा है, क्या करें। तो यही मैं चीज़ समझाती हूँ आप लोगों में से जो अभी तक यहाँ तक पहुँचा है वीडियो में। तो जो स्टार्टिंग का एक मैंने कमेंट लिया था जो कह रही थी कि मुझे अब आराम तो है रेस्ट से, लेकिन मुझे और कुछ करना है, तो ऐसे में आप समझिए कि ये जब ठीक हुआ लगता है ना और फिर से होता है, तो उसकी वजह यही है कि हम सोचते हैं कि अरे बस खाई दवाई दर्द ठीक हो गया। मैंने भी सोचा था, मैंने भी बताया आप लोगों को। तो जब वो ठीक हो गया लगता है तो हम सोचते हैं कि हम कूल माइंड है बिल्कुल, अब तो बढ़िया हो गया एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन हमारा जो जख्म है ना वो ऐसी जगह है। देखो मैं फिर से बताती हूँ कि ये शरीर है, शरीर का ये वाला हिस्सा ये समझिए जो लंबर वाला एरिया है, ठीक है, पेट के नीचे का हिस्सा कूल्हे के ऊपर का। तो यहाँ पे इस पूरी बॉडी का सबसे मतलब पैरों से ज्यादा वजन इतने हिस्से का होता है ना, सिर और पूरे ये पूरा आर्म्स वगैरह हो गया, पेट है पूरा, कमर, ये पूरा इतना जो वजन है वो इसी हिस्से पे पड़ता है जहाँ पे हमारा कूल्हे के ऊपर का लंबर वाला एरिया है, ठीक है। तो हम जब हम खड़े रहते हैं काम करते हैं, और सबसे ज्यादा काम क्या होता है, आगे झुकने का, आगे झुकने का। तो झुकते हैं ना तो ये वाली एरिया दबती है, ये वाली ऐसे पिचक जाती है। तो जब ये पिचकेगी तो वहां पे जो डैमेज हुआ है ना वो फिर वो जख्म खुल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उसे रिपेयर होने में एक अच्छा खासा टाइम जाता है, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है, और प्रिकॉशंस को जारी रखिए अगर आप हमेशा ठीक रहना चाहते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, तो आप सचिन जी आप बिल्कुल आप मेडिसिन स्टार्ट करिए अपनी, आप दिखा लीजिए आप डॉक्टर्स को। अगर आपको लगता है एलोपैथिक नहीं तो आप दूसरी मेडिसिन ट्राई करें, लेकिन प्रिकॉशन ज़रूर लें जो मैंने कहा है कि आगे नहीं झुकना, नीचे नहीं बैठना, वज़न नहीं उठाना, सीढ़ी और टू व्हीलर बिल्कुल अवॉइड करिए। और अपनी जॉब को जैसे मैंने बताया, बैठने वालों की जॉब है तो बीच बीच में थोड़ा सा खड़े होकर टहल लें या फिर थोड़ा सा लेट के आराम कर लें। इस तरीके से जो कर सकते हैं, मतलब जो आप अपने बेहतर के लिए आपको समझ आ रहा है, मैं तो सिर्फ बता ही सकती हूँ कि आप कुछ कर लें। इसके अलावा आप उसमें अपना थोड़ा दिमाग लगा के उसे अपने अकॉर्डिंग ढालें। और कुछ लाइफस्टाइल जो बताए हैं कि भाई बेड से उठने का तरीका, लेफ्ट साइड को करवट लो, दोनों हाथों को टिका के खड़े हो जाओ, और स्लीपर, थोड़ी गदगदी स्लीपर पहनिए वॉक के लिए, ताकि एड़ियों के थ्रू जो प्रेशर ऊपर जाता है वो ना लगे। बैठने के लिए कॉकिक्स कुशन या एक्टिवा की ट्यूब रखिए अपनी सीट पे, अपनी कुर्सी पे, है ना। डबल सपोर्ट की बेल्ट पहनिए, और जब आप मुँह हाथ धोते हैं तो एक हाथ से दीवार का सहारा लीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, नहाते हुए 1 फुट का स्टूल रखिए, अपने जो सिर को आगे धोते थे वो मत करिए, वरना सर्वाइकल होने के चांसेस बहुत होते हैं लोगों को। तो पीछे की तरफ ही सिर को वॉश करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर यकीन मानिए कि इन चीज़ों से ही तो मैं खड़ी हुई हूँ। मैं अभी कितनी देर से आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, तो ये मैं कर पा रही हूँ। मैं पालथी मार के बैठी हूँ भैया, जो मेरे लिए नामुमकिन था। पालथी तो भूल जाइए, मेरे लिए बिल्कुल था ही नहीं पॉसिबल, है ना। तो मैं वो कर पा रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ बार बार कि मैं उस सिचुएशन से निकली हूँ। और ये चीज़ वर्क करेगी, काम करेगी, पर थोड़ा पेशेंस के साथ चलिए, करते चलिए। मसाज और सिकाई करिए। जब भी आपको दर्द फील होता है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कि दर्द बढ़ गया है। मुझे पता है कि हमारे दिनचर्या में कभी काम ऐसे हो जाते हैं, काम करने पड़ते हैं। तो अगर दर्द बढ़ा है, आपको लगता है कि दर्द बढ़ गया, तो घबराना नहीं है, मसाज करवाइए और लेट जाइए, सिकाई करिए, तो वो आपको फिर से स्ट्रेंथ मिलेगी और आप फिर से काम करने चल पड़ोगे। तो वो चीज़ें करते जाइए। बाकी अगर कुछ डिटेल में कुछ पूछना है मुझसे तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, अगला सवाल हिना जी का है, हिना चौधरी। इन्होंने लिखा है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मुझे 1 साल से L4 L5 की प्रॉब्लम है, मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। ये लाइफ टाइम के लिए है प्रॉब्लम, क्या हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये जब मैं कहती हूँ ना कि आगे भी प्रिकॉशंस रखिए, तो रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है कि आप लाइफ टाइम ऐसे ही तकलीफ झेलोगे या ऐसा क्या है।
क्या होता है कि एक तो सही तरीका बैठने उठने का वो पता नहीं होता है, तो आप ट्रीटमेंट कितने भी करें वो आप पे असर करते नहीं हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को ख़राब करने के ज़िम्मेदार भी आप ही होते हैं जब आपको पता नहीं है ना? आप जितना भी ट्रीटमेंट लो, अगर आप झुक के कोई काम कर रहे हो, करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, झुकना तो पड़ेगा ही जी, वज़न तो उठाना ही पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सीढ़ियाँ तो चढ़नी ही पड़ती हैं जी, चढ़ियाँ वो तो छोड़ ही नहीं सकते हमारे घर में सीढ़ियाँ। तो जब आप ये करते ही जाते हो तो कितनी भी दवाई खा लो आपको क्या होगा उससे, मेरे ख्याल से तो आप समझ गए हो कि ये तकलीफ ठीक ही तभी होगी जब आप प्रिकॉशंस के साथ ट्रीटमेंट को चालू रखें, है ना? तो आप वो करिए। और एक चीज़ और, सबकी कंडीशन कभी सेम नहीं होती है। बहुत से लोग हैं जो 1-2 महीने में एकदम फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो जिम भी कर रहे हैं, जिम वजन उठा रहे हैं अपना पूरा, है ना? तो सबकी कंडीशन अलग है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आप किसी ऐसे इंसान की तरह ना जाएं जो बहुत तकलीफ में पहुंच गया है ना, या लंबे टाइम से। तो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए, और टेंशन स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस अपनी बॉडी पे काम करिए और डॉक्टर की सलाह लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर मेडिसिन के साथ आप अपना मसाज और सिकाई कर सकते हैं जो मैंने बताई है, यानी फिजियोथेरेपी अगर आप चाहें वो कर सकते हैं। पर किसी को प्लीज़ अपनी रीढ़ की हड्डी ना छूने दें। मैं तो यही कहूँगी कि आप झटके वटके कुछ भी ऐसे नहीं लगवाना है। तो अपने आप को जितना हो सके रेस्ट पे रखें, और प्रिकॉशंस का पूरा ध्यान रखें ताकि वो ठीक हो डिस्क आपकी। और जब वो ठीक हो जाए तब भी प्रिकॉशंस रखना है कि आप दोबारा से उस तकलीफ को बुलाएं ना, ठीक है? तो आप नॉर्मल जी सकते हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। जो बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं ना, जिनकी बहुत डैमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, तो उनके लिए यह है कि आपको हमेशा थोड़ा सा प्रिकॉशंस अगर रख के चलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन आप पे ना आए तो आपको भी ध्यान तो रख ही लेना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? ये योगराज जी का मैसेज है। इन्होंने लिखा है, मुझे भी सर्वाइकल है, कैसे ठीक होगा, उपाय बताएं। तो जो मैंने किया है, मुझे सर्वाइकल भी था, मेरा एक पूरा हाथ ही सुन हो गया था। तो आप देखें कि आपको प्रिकॉशंस में चाहे सर्वाइकल हो, sciatica हो, चाहे लंबर की दिक्कत हो, डिस्क की, तो मैं जो प्रिकॉशंस बताती हूँ पूरे प्रिकॉशंस सारे करने हैं, सर्वाइकल वालों को भी, sciatica वालों को भी, और जिनको स्लिप डिस्क है उनको भी, सब कुछ करना है। जो भी मैंने किया है वो करके देखिए, ठीक है? वो प्रिकॉशंस कीजिए। मसाज और सिकाई लंबर में, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे, सॉरी लंबर कह रही हूँ, सर्वाइकल में कंधों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ सा रहता है, जहाँ पे सूजन जैसा आपको फील होगा हाथ मलते हुए, उस जगह पे मसाज और सिकाई आप कर सकते हैं। बाकी तकिया आपने बिल्कुल नहीं लगाना है जब आप सीधा लेटते हो, ठीक है? जब आप सीधा लेटते हो ना छत की तरफ मुंह करके, तब तकिया बिल्कुल नहीं लगाना है। फ्लैट लेटिए, रुई का गद्दा ही इस्तेमाल करिए, कोई फॉर्म या डल्लफ का गद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप करवट से लेटोगे ना, तो देखो जब आप जमीन ऐसे लग जाएगा बिना तकिए के, तो तकिया लगाना है जब आप करवट लेते हो, ठीक है? तो वही चीज़ें करनी है, पूरा प्रिकॉशंस वही है। खाने का भी प्रिकॉशंस है उसमें, चावल आलू खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, जिसमें भी आपको लगता है कि कुछ फ्राइड चीज़ें जिनसे गैस बनती है, राजमा छोले उड़द दाल, वो सब अवॉइड करिए। आपको एसिडिटी जितना कम होगी उतना ही आप रिकवर जल्दी करेंगे। बस आपको चीज़ें वही करनी है, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं है सिवाय तकिए के। आपको जो सर्वाइकल वाले हैं उनको तकिया मैं मना ही करती हूँ, कि तकिया तो वैसे भी मना करती हूँ, क्योंकि लंबर वालों को, जिनको लंबर में तकलीफ है ना, उनको बाद में सर्वाइकल भी हो जाता है, ठीक है? तो आपको सीधे लेटते हुए तकिया नहीं लगाना है, लेकिन जब आप करवट लेंगे तो एक साइड में पतला तकिया लगा सकते हैं, दोनों साइड में। तो यही चीज़ें करनी है, आप करके देखिए। आपको बाकी चीज़ें आपको डिटेल मिल ही जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। ये एक सवाल था, क्योंकि मुझे भी स्लिप डिस्क है, ये किसी का नाम है नहीं, तो उन्होंने लिखा है, क्योंकि मुझे भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, L4 L5 S1 की, और 15 सालों से है, तो कौन सी दवाई लेनी चाहिए? देखिए 15 साल हो गए हैं तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि एलोपैथिक डॉक्टर, आपने न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रखा होगा। पर अगर नहीं किया है तो फिर से कर लें। और आपको मेडिसिन के लिए मैं यही कहूँगी कि कोई भी मेडिसिन लें, कोई भी जिससे आपको रिलीफ मिलता है तो ट्राई करते रहें। आपको आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी ज़रूर ट्राई करके देखनी चाहिए। जिससे आपको रिलीफ फील होता है तो आप उस मेडिसिन को ज़रूर लें, लेकिन प्रिकॉशंस वही सेम करने हैं, और उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ दवाइयों पे डिपेंड मत रहिएगा। सिर्फ दवाइयाँ कभी भी आपको कोई रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मेडिसिन ट्राई करें, साथ में प्रिकॉशंस और मसाज और सिकाई ज़रूर करके देखें। बाकी अगर आपको इतना वक्त हो गया है तो मैं चाहूँगी कि आप मुझसे बात कर लें एक बार।
आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। इंस्टाग्राम कॉल पे ही मैं बात करती हूँ, तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा नेहा जी का मैसेज है, जिन्होंने कहा है मुझे भी यही प्रॉब्लम है और बहुत दिनों से सब कुछ करके देख लिया है, सिकाई मालिश दवाई, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं है और चलने में, लेटने और करवट लेने में भी बहुत दर्द होता है, कमर से पैरों तक। तो नेहा जी, आप ये चीज़ें करके देखिए जो मैंने की थी। आप यूनानी मेडिसिन ट्राई करके देखें जो मैंने ली थी, और प्रिकॉशंस और मसाज और सिकाई वो करके देखें। 15 डेज़ में अगर आपको रिलीफ मिलता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर किसी हड्डी वाले हकीम या यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मेडिसिन प्रॉपर लें। पर सिर्फ मेडिसिन नहीं, वही चीज़ें जो मैंने आपसे पहले किसी को समझाई हैं कि आपके प्रिकॉशंस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और कोई बात हो तो अगर आपको लगता है तो मेरे ख्याल से आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ मैं बात करूँगी आपसे। ठीक है। रब्बानी जी का है, उन्होंने कहा है कि मैडम जी मुझे क्या करना चाहिए, मैं भी कई साल से परेशान हूँ और आयुर्वेदिक दवाई खा रहा हूँ जिससे मुझे कुछ आराम मिला है। जब आपको किसी मेडिसिन से आराम फील हो रहा है तो आप उसे मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए, प्रिकॉशंस मैं बता ही चुकी हूँ वो करिए, और साथ में मसाज और सिकाई, तिल का तेल और कश्मीरी लहसुन वाला जो पका के अपने घर पे बनाना है आपको। मसाज का तरीका जो मैंने बताया है उसी तरीके से करिए। मेडिसिन के साथ ये चीज़ें कंटिन्यू करते जाइए। ठीक है। ये एकदम से आपको ठीक नहीं होता है, एकदम से नहीं होता है, तो थोड़ा सा सब्र के साथ चलिए, आपको रिलीफ आते जाएगा। तो आप चलते जाइए, अपने कामों को भी धीरे धीरे आप करने लग जाएंगे, वॉक भी करने लगेंगे जो लोग बिस्तर पे हैं। तो करके देखिए। बाकी आप लोगों को दूसरे लोगों के मैसेजेस पढ़ने चाहिए जो लोग रिकवर कर रहे हैं, और वो इतने लंबे लंबे टाइम से तकलीफ में थे, तो वो लोग भी तो ठीक हो रहे हैं ना। तो वो क्या कर रहे हैं, किस किस तरीके से कर रहे हैं, उससे भी आपको थोड़ी हिम्मत मिलेगी, आइडिया मिलेगा। ठीक है। लास्ट सवाल है ममता साहनी जी का, जिन्होंने कहा है मैम स्लिप डिस्क में 1 फुट स्टूल पर 10 मिनट बैठने पर कोई परेशानी तो नहीं होगी। देखिए, मुझे टेलबोन पेन था, मैं जानती हूँ कि वो 10 मिनट जो बैठना था वो बहुत भयानक दर्द वाला होता था, लेकिन आपको इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। पर ये सबके साथ नहीं होता। जिनको टेलबोन से पेन नहीं आता है ना, उनको स्टूल पे बैठने पे कोई दर्द नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि 1 फीट का स्टूल हो, जिससे आपको बकेट से जो पानी निकालना पड़ता है बाल्टी से, उसके लिए झुकना ना पड़े। ठीक है। तो 1 फीट का स्टूल रखिए, बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत दर्द होता भी है तो घबराने वाली बात नहीं है। आप डेली डेली मत करिए उसे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप डेली डेली वो चीज़ ना दोहराएं। थोड़ा ब्रेक लें बीच में, मतलब लगातार ना नहाने चले जाएं। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप इस तकलीफ़ में हो तो ज़्यादा अपने ऊपर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। मैंने कोशिश की है कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूं, फिर भी किसी का अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छोड़ दीजिए। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। ये तकलीफ़ ऐसी है जो दूसरों की जब हम देखते हैं ना कि अरे इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे तो इतनी नहीं है, है ना। तो अपना अभी से ख्याल रखें, और जो बहुत लंबे टाइम से तकलीफ़ में है वो रखना स्टार्ट कर दें। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो बहुत बहुत टाइम से इस तकलीफ़ में थे और वो रिकवर कर रहे हैं। तो करके देखिए, घबराएं नहीं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई रास्ते हैं। कोई ना कोई रास्ता आपके लिए भी होगा। बस अपने आप को उस रास्ते तक पहुंचाने तक के लिए मजबूत रखिए, बाकी मंजिल आसान है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन लोगों तक जो इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, बहुत परेशानी में हैं, उन तक ज़रूर वीडियो को शेयर करें। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।